हम चार बहुत ही प्रीशियस टॉपिक, आप कह सकते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं निषेचन के पश्चात घटनाएं तथा पुष्प बीजांड भ्रूणकोश में होने वाले परिवर्तन। तो ये चार बहुत ही प्रीशियस टॉपिक है। जैसे एक बार यहाँ पूरा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले निषेचन के पश्चात घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें हम लोग भ्रूण और उसका विकास, भ्रूणपोष का विकास और बीज एवं फल का निर्माण इसमें हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद आता है तथा पुष्प बीजांड भ्रूणकोश में होने वाले परिवर्तन। जब हम लोग पुष्प के में परिवर्तन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग कैलिक्स, करोला, इंड्रूसियम या गाइनोसियम के अंदर स्टिग्मा एवं स्टाइल में, ओवरी और ओव्यूल में क्या परिवर्तन होता है ये देखने वाले हैं। अब बात करते हैं ओव्यूल की। जो ओव्यूल है इसका निषेचन के पश्चात बीजांड में क्या परिवर्तन होगा, उसमें हम लोग इसका आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल और न्यूसिलस बीजांड काय का अध्ययन करने वाले हैं। और नेक्स्ट है निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष में होने वाले परिवर्तन। तो भ्रूणपोष माने एम्ब्रियो साइक की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें एंटीपोडल सेल्स में क्या चेंज आता है, जाइगोट में क्या चेंज आता है, और इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या चेंज आता है, और सिनर्जिड में क्या चेंजेस आता है, ये सारा इस एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बोर्ड स्टूडेंट और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही प्रीशियस माने कीमती वीडियो है, आप कह सकते हैं। यदि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके बहुत सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। अभी तक तो आपने जो फ्लावर होता है या फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, और साथ ही साथ इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फ्लावर है फर्टिलाइजेशन हो गया है, इसके बाद सीड या फ्रूट का कैसे फार्मेशन होता है या उसके विभिन्न भागों का कैसा फार्मेशन होता है, इस फिगर में आपको शो किया गया जो साइड में आप देख रहे हैं। जी हाँ मित्रों, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है एक फ्लावर, और जिसके बहुत सारे भाग हम लोग पहले जान चुके हैं। इसमें कई सारे भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, इंड्रोसियम, गाइनोसियम, और बाद में आप देखिए ओव्यूल और ओवरी से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन के पश्चात इसमें सीड या फ्रूट का फार्मेशन हो रहा है। अब सीड कवर या फ्रूट के अंदर जो सीड का फार्मेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ों का फार्मेशन कैसे होता है इस पूरे वीडियो में हम लोग देख पाएंगे, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। एक बार पुनः यहाँ हम लोग देख सकते हैं किस किस चीज़ का इसमें अध्ययन करने वाले हैं। निषेचन पश्चात परिवर्तन या घटनाएं, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन, और निषेचन के पश्चात भ्रूणकोश में होने वाले परिवर्तन। तब आप यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहला कि निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटनाएँ होती हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं निषेचन एवं त्रिसंलयन दोनों चीज़। यदि आप वीडियो नहीं देखें इससे पहले तो हमारा निषेचन वाला वीडियो इसके पहले का देख लेंगे। वहाँ पे हमने ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन और पॉलीइम्ब्रियानी के बारे में और बहुत सारी चीज़ों को बताया है चार पार्ट में, और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो निषेचन एवं त्रिसंलयन के पश्चात क्रमानुसार द्विगुणित युग्मनज एवं त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, और बीजाणु उद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका के रूप में द्विगुणित युग्मनज का इसी भ्रूण से निर्माण या विकास होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार बार विभाजन के फलस्वरूप एक त्रिगुणित पोषक ऊतक निर्मित हो जाता, जिसे आप भ्रूणपोष इंडोस्पर्म कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है तो आप यहाँ बता सकते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार बार विभाजन के फलस्वरूप एक ट्रिपलाइड आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप इंडोस्पर्म कहते हैं। अब निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं होती हैं यहाँ पे हम लोग देख सकेंगे। तो निषेचन के पश्चात मुख्य रूप से ये तीन घटनाएं होती हैं। एक तो होता है एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष का विकास होता है, और थर्ड वन यहाँ पे बीज एवं फल का निर्माण, तो सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अभी इसको हम लोग बारी बारी से यहाँ पे एक एक डिटेल में समझेंगे। और मित्रों, यदि आपको कोई चीज़ इसमें कन्फ्यूजन होती है तो आप वीडियो के लास्ट में वीडियो को लास्ट तक देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत सारे आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट के द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं भ्रूण का विकास एवं भ्रूणोद्भव माने भ्रूण का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिनगैमी के उपरांत जाइगोट विश्राम या प्रसुप्तावस्था के पश्चात एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और युग्मनज से परिपक्व भ्रूण का विकास भ्रूणोद्भव कहलाता है।
माने जो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, जो डिप्लॉयड संरचना है, उससे भ्रूण का जब विकास होगा तो उसे भ्रूण का आप उद्भव कहेंगे या एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। प्रारंभिक अवस्थाओं में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास लगभग एक समान होता है, लेकिन बाद में दोनों में विकास में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। तो अब आप समझ लीजिए जो इस तरह का भ्रूण का फॉर्मेशन हो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधों में होता है। और यहाँ कुछ नोट करने वाली बातें भी हैं कि विभिन्न पौधों में युग्मनज प्रसुप्ता अवस्था कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक हो सकता है। भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है, यह कोशिका विश्राम नहीं करती है, इसमें विभाजन तीव्र गति से होते हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का विकास अधिक तीव्रता से होता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग भ्रूणपोष का विकास। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भ्रूणपोष एक, कभी कभी भ्रूणपोष पे टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है, तो आप यहाँ कुछ पॉइंट यहाँ देख सकते हैं कि भ्रूणपोष जो है एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो दोहरी निषेचन के फलस्वरूप या ट्रिपल फ्यूजन द्वारा बने भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित होता है। भ्रूणपोष का परिवर्धन भ्रूण कोश में भ्रूण के परिवर्धन से कुछ पहले ही शुरू हो जाता है और भ्रूण के साथ साथ वृद्धि करता जाता है। भ्रूणपोष के केंद्र के बार बार विभाजन से अनेक संतत केंद्रक बनते हैं, माने बहुत सारे ऐसे केंद्र का फॉर्मेशन हो जाता है और ये सभी केंद्रक भ्रूणपोष की परिधि के साथ विकसित होते जाते हैं। तब प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है और इस प्रकार भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से भ्रूणपोष का कैसे डेवलपमेंट होगा, पूरी प्रोसेस यहाँ पे आपको बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं बीज एवं फल का निर्माण। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सीड का फॉर्मेशन देखेंगे। तृतीय स्टेप में बीजांड में निषेचन के पश्चात अनेक माने बहुत से परिवर्तन होते हैं और अंततः बीज का निर्माण होता है। तो बीज का फॉर्मेशन कैसा होता है आपने देख लिया कि जो ओव्यूल होता है उसमें निषेचन के पश्चात बहुत से परिवर्तन होते हैं, फाइनली सीड का फॉर्मेशन इस प्रकार हो जाता है। इस स्थिति में इसका अध्यावरण जो है सूखकर कवच या बीज चोल निर्मित कर लेता है और बीज का बाह्यचोल कठोर टेस्टा व टिगमन पतला व झिल्लीनुमा होता है। तो यहाँ पे इसके बीज के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसकी बात चल रही है। भीतरी ऊतकों में नमी भी लुप्त हो जाती है और सभी खाद्य पदार्थ आबिलेयशील पदार्थों के रूप में संचित हो जाते हैं, माने आबिलेय माने ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। पूर्वोत में स्थित नाभिका, अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयर करने की आवश्यकता है कि जो सीड के बहुत सारे पार्ट हो किसमें किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। आप देखिए पूर्वोत में स्थित नाभिका, बीजांड द्वार, रेफियम निभाग रहते हैं। लगभग समाप्ति की ओर बीजांडकाय होता है, किंतु कुछ पौधों में यह परिभ्रूणपोष की भांति विद्यमान रहता है। तो इस तरह बीज एवं फल का जो निर्माण है किसमें होता है, पाइपरेसी कुल के पौधों में होता है, पाइपरेसी फैमिली के पौधों में होता है। नहीं समझ आता इसे स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप पुनः अध्ययन करेंगे या देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग फल के निर्माण की बात करते हैं। तो सबसे पहले फल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं परिपक्व अंडाशय जो होता है वही ट्रू फ्रूट होता है, वही सत्य फल होता है। यदि अंडाशय के अलावा फल के किसी माने अंडाशय के अलावा किसी और भाग से फल का निर्माण होता है तो फॉल्स फ्रूट कहलाता है, ट्रू फ्रूट नहीं कहलाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं फल भित्ति का निर्माण अंडाशय भित्ति द्वारा होता है। अब आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प या आप कह सकते हैं रिकैप्टिकल, कोरोला, कैलिक्स, इन सब का फॉर्मेशन किससे होता है, ये अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फल भित्ति का निर्माण ओवरी से होता है। अब फल भित्ति को हम लोग यहाँ 3 भागों में बांट सकते हैं, देख सकते हैं मीजोकार्प, इंडोकार्प और एक होता है एपिकार्प। वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंता फल भित्ति। अब अंडाशय भित्ति के अतिरिक्त कभी कभी पुष्पासन, अब आपको अभी मैंने पहले बताया कि यदि अंडाशय से विकसित हो रहा है तब तो सत्य फल कहलाएगा। यदि अंडाशय के अतिरिक्त किसी और भाग से जैसे पुष्पासन से, करोला से एवं वाह्य दल पुंज से, कैलिक्स से फल भित्ति का यदि निर्माण माने फल का निर्माण होता है तो फॉल्स फ्रूट, ये असत्य फल कहलाएंगे। असत्य फल कौन से हैं इसमें, सेब, जिन फलों की फल भित्ति अंडाशय भित्ति द्वारा निर्मित होती है उन्हें हम, जैसे सेब है इसे हम लोग सत्य फल कहेंगे। यहाँ पे आगे देखते हैं निषेचन के पश्चात पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो अभी तो आपने देख लिया कि निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अब आप इसके बाद देख रहे हैं निषेचन के पश्चात पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं निषेचन के पश्चात पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब इसमें बहुत सारे पुष्प के भाग हैं, 4 भाग हैं मुख्य रूप से, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। में क्या परिवर्तन होगा हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो कैलिक्स है, वाह्य दल पुंज जो पहला भाग इसका बाहरी भाग है, निषेचन के पश्चात प्रायः ये गिर जाते हैं और कभी कभी फल चिरलग्न रहते हैं, माने लगे रहते हैं। दलपुंज क्या होता है, करोड़ा, निषेचन के पश्चात ये भी गिर जाते हैं।
एंड्रोसियम जिसे पुमंग कहते हैं आप, प्राय निषेचन के पश्चात पुंकेसर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र प्राय निषेचन के पश्चात ये भी गिर जाते हैं। यहाँ पे जो चारों भाग आपने देखा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, काइनेसियम, चारों भाग जो हैं निषेचन के पश्चात नीचे गिर जाते हैं। वर्तिका जो है निषेचन के पश्चात ये भी गिर जाती है, लेकिन भुट्टे में रेशम के बालों के समान लंबी रचनाएं जो होती है वो यहाँ पे वर्तिका को प्रदर्शित करती है। अंडाशय क्या होता है? परिपक्व निषेचित अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है, ये नहीं गिरेगा, इससे फल का फॉर्मेशन हो जाता है। बीजांड जो है निषेचन के पश्चात बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ आपसे अलग से क्वेश्चन आता है कि जो बीजांड है ये निषेचन के पश्चात किस में परिवर्तित होता है, तो आप बता सकते हैं बीज में, या जो अंडाशय है किस में परिवर्तित होता है, फल में होता है। अब निषेचन के पश्चात जो बीजांड अभी बन गया उसमें क्या परिवर्तन होगा? अभी आपने यहाँ पे देखा निषेचन के बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित हो रहा है, तो इस बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होगा जिससे बीज का फॉर्मेशन होगा? तो निषेचन के पश्चात बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। एक जो बाह्य अध्यावरण है, बाहरी भाग जो है निषेचन के पश्चात बाह्य अध्यावरण बीज का बीज चोल निर्मित करता है, माने उसका कवर फॉर्मेशन करता है, सीड कोट बनाता है। अंतः अध्यावरण निषेचन के पश्चात अंतः अध्यावरण बीज का अंतः कवच बनाता है, माने अंदर से इसको सपोर्ट देता है। तो बाहरी भाग जो इसका है आउटर इंटेगुमेंट, इसे आप टेस्टा कहते हैं, और जो इनर इंटेगुमेंट है इसे आप टेगमन कहेंगे। आगे चलते हैं, तीसरा जो बीजांड का भाग है फ्यूनिकुलस बीजांड वृंत। बीजांड यदि आप नहीं अध्ययन किए तो पीछे हमने बीजांड के बारे में बताया, और बीजांड के कौन कौन से भाग होते हैं या कितने प्रकार के बीजांड होते हैं पीछे की वीडियो में आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, तो ये आपका और क्लियर हो जाएगा। ये उसको नहीं देखें तो पहले उसे देख लें। यहाँ देखते हैं फ्यूनिकुलस बीजांड वृंत की बात करते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड वृंत विघटित माने नष्ट हो जाता है। लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है या बीज को पूरी तरह से चारों ओर से घेरे रहता है, जिसे आप सीड कोट कहते हैं, बीज चोल कहते हैं, और एरिल भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है एरिल क्या है, तो आप बोलेंगे बीज चोल को ही एरिल बोलते हैं, और ये फल का खाने योग्य स्वादिष्ट भाग होता है। आगे देखते हैं बीजांड द्वार जो होता है माइक्रोपाइल, निषेचन के पश्चात बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। अरंडी माने जो कैस्टर एक प्लांट है, इसमें एक अतिवृद्धि निकलती है जिसे बीज चोलक कारुनल कल कहते हैं, कैरुनल कहते हैं। ये अलग अलग से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो बीजांड वृंत है उसमें क्या परिवर्तन होगा, माइक्रोपाइल में क्या परिवर्तन होगा। आगे चलते बीजांड का न्यूक्लियस की बात करते हैं। निषेचन के पश्चात प्राय समाप्त हो जाता है और कभी कभी पतली परत के रूप में शेष रहता है, जिसे आप पेरिस्पर्म कहते हैं। ये किसमें मुख्य रूप से होता है? कुमुदनी में ऐसा होता है। अब आगे चलते हैं निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष में होने वाले परिवर्तन। तो अभी इससे पहले भ्रूणपोष का भी फॉर्मेशन हुआ था, उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं निषेचन के पश्चात निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो इसमें कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, उसमें क्या चेंज हो रहा है आप यहाँ देख सकेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रथमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स, निषेचन के पश्चात प्रथमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जाइगोट, निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूणपोष जो केंद्रक है, निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। जो इसकी सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं, निषेचन के पश्चात सिनर्जिड कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो ये पूरा डिटेल वीडियो था जो आपने यहाँ पे देखा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं, और छोटा सा एक आपको आंसर भी देना है कि निषेचन के पश्चात, वीडियो को पीछे रिकैप करके आप नहीं देखेंगे, आपको बताना निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। कमेंट में आपको तीनों घटनाओं को लिख के भेजना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।